अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस बाटा है। पिछली कुछ वीडियो में ख़ुसूसन जो मैं स्टेकिंग से मुतल्लिक़ अपलोड करता रहा हूँ, आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई बताएं क्या स्टेकिंग हराम है या हलाल है। देखिए, ना तो मैं मुफ्ती हूँ और ना ही मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी उस पर कोई ग्रिप नहीं है। लेकिन इस हवाले से मेरा जो अपना थाट है, जो मेरी अपनी अप्रोच है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। इस हवाले से आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि इस्लाम ने सूद को और इंटरेस्ट को मना क्यों किया। यहां तक कहा गया कि सूद लेना एक्चुअली अल्लाह के साथ खुली जंग है। अब इसके पीछे थॉट को देखें, इसके पीछे जो स्पिरिट है, रूह है, उसको समझें। जो मुझे समझ आती है, मैं यही समझता हूं कि इस्लाम ने अमीर और गरीब के दरमियान जो तफावुत है, जो फर्क है, उसको खत्म करने के लिए और गरीबों को पैसे की लालच खत्म करने के लिए ये असूल वज़ा किया। अब होता क्या है, दुनिया को अगर आप फाइनेंशियली दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक साइड पे दुनिया आपको हैव्स नजर आएगी और एक साइड पे हैव्स नॉट नजर आएगी, यानी सरमायादार लोग और गरीब लोग जो इन सरमायादारों की खिदमत करते हैं। अब ये जो सूद का लॉ वहां पे रिप्रेजेंट किया होगा, जो मेरी सोच के मुताबिक, उसका मकसद यही होगा कि सरमायादारों को तनबीह की गई कि अगर कोई गरीब बंदा अपनी किसी खास जरूरत के लिए, जरूरियात किसी किस्म की भी हो सकती है, उसकी किसी ने माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे लेने हैं, किसी ने स्कूल के बच्चों की फीस पे करनी है, किसी ने घर का रेंट पे करना है, किसी किस्म की गरीबों की बेशुमार जरूरियात होती हैं और उनके पास पैसा नहीं होता। वो सरमायादार लोगों के पास जाएं तो वो बजाय इसके कि उनकी उस जरूरत का फायदा उठाएं, बजाय इसके कि उनको वो कर्जा हसना दे, वो उनको सूद पे पैसे दे के भाई मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे पैसे वापस ना किए तो मैं आपकी ये फलां चीज जो है वो उस पर कब्जा कर लूंगा। इसको कोलैटरल बोलते हैं, यानी कोलैटरल पे कब्जा कर लेना। अब एक तो गरीबों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए इस्लाम ने ये सूद का सिस्टम खत्म किया और इनकरेज किया कि मालदार लोग कर्जा हसना दे। दूसरा जो मुझे समझ आती है, उसका मकसद ये था कि अमीरों के अंदर इस लालच को खत्म करना था कि उनका पैसा मजीद पैसा जनरेट ना करे, बल्कि वो अपने पास पैसा पार करने की बजाय मुआशरे की फलाह, मुआशरे की बहबूदो बाश के लिए इस्तेमाल करें। तो ये मेरी समझ में आता है कि इस वजह से सूद की ममानियत थी। अब दूसरा इस हवाले से कॉन्सेप्ट जो मैं समझाऊं वो ये है कि इस एक्टिविटी में गिल्टी कौन है। अब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस फिनोमेने को समझना चाहते हैं। तो इस जाहिर बात है, इसको इतना मुश्किल भी नहीं है समझना, क्योंकि एक साइड पे सरमायादार है जिसके पास पैसा है, पैसा जो है वो अल्लाह ताला की देन है, और एक साइड पे गरीब है जो मजबूर है। तो इस एक्टिविटी में जाहिर बात है जो सरमायादार है वही एक्सप्लॉइट कर रहा है और वही गिल्टी है। तो ये आप दो फिनोमेने को समझ लें तो अगली बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं उसको समझना बहुत आसान होगा। देखिए, आज मौजूदा दौर में अगर आप बैंक्स वगैरह में जाते हैं कर्जा लेने, तो अगर आप गरीब हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हमारे मुआशरे में गरीब बंदे को बैंक तो एंटर ही नहीं होने देता। अगर आपको कर्जा लेना चाहते हैं घर के लिए, गाड़ी के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसके इक्विवेलेंट, उसके बराबर या उससे ज्यादा वैल्यू की कोई ना कोई बैंक आपसे चीज कोलैटरल लेगा तो आपको बैंक कर्जा देगा। यानी कि आप गरीब नहीं है। आप गरीबों का बैंकिंग इंटरेस्ट के साथ या क्रिप्टो करेंसी की स्टेकिंग के साथ गरीब बंदे का क्या ताल्लुक है? गरीब बंदा जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता, उसका इससे क्या ताल्लुक है? तो दूसरे नंबर पे अगर है भी तो गिल्टी कौन है? गिल्टी बैंक है या कि वो गरीब बंदा जो अपनी जरूरत के लिए बैंक से पैसे मांग रहा है? तो आपने इसको ये देखना है। दूसरा, इस हवाले से मेरी अप्रोच ये है कि आप स्टेकिंग देखें। स्टेकिंग एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज में होती क्या है? स्टेकिंग एक्चुअली जब आप किसी कॉइन को स्टेक करते हैं तो वो दो किस्म के उसके इस्तेमाल होते हैं, यूज केसेस होते हैं। एक तो वो कॉइन जिसमें आप स्टेक कर रहे हैं उसके नेटवर्क के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वैलिडेशन बोल लें, उसको फॉर्जिंग बोल लें, तो उसमें चूंकि आपके कॉइन्स का इस्तेमाल होता है। और दूसरे नंबर पे जो स्टेकिंग पे आपको रिवॉर्ड मिलता है वो भी कोई फिक्स नहीं है। वो भी रिवॉर्ड जितना आपका जिस वैलिडेटर को आप स्टेक करते हैं, वो वैलिडेटर जितने ब्लॉक्स जनरेट करता है, जितना ज्यादा नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है, उतना ज्यादा उसको रिवॉर्ड मिलता है, और जितना उसको रिवॉर्ड मिलता है वो उतना आपके साथ शेयर कर देता है। तो ये बिजनेस पार्टनरशिप, इसको आप समझ सकते हैं। दूसरे इस हवाले से जो यूज केस है वो क्रिप्टो करेंसीज में यही होता है कि लोग बड़े बड़े एक्सचेंजेस में अपने कॉइन्स को स्टेक कर देते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म होल्ड करना होता है। वो एक्सचेंजेस क्या करती हैं कि बड़े बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग में अपनी ट्रेड्स लगाई होती हैं, और जैसे ही मार्केट उनके अगेंस्ट जाती है
यानी उनका अकाउंट वॉश होने लगता है, लिक्विडेट होने लगता है, तो वो लिक्विडेशन से बचने के लिए जो एक्सचेंजेस होती हैं वहाँ से उधार लेती हैं, वक्ती तौर पे मार्केट में अपने पैसे फेंकते हैं ताकि उनके पैसे वॉश ना हो। तो उस यूज केस के हवाले से भी आप स्टेकिंग करते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो मेरा ख्याल है इंटरेस्ट फिक्स होता है। लेकिन इसको अब एक और एंगल से देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 लाख रुपया, अब 50 लाख रुपया, इसका मतलब है मैं गरीब नहीं हूं, तो मैं कहता हूं क्यों ना मैं कोई बिजनेस सेटअप करूं, ऐसा बिजनेस सेटअप करूं जिसमें मैं गरीब लोगों को रोजगार दूं और अपना भी सिलसिला रोजगार चलाऊं। मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं बैंक को कहता हूं मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए, मैंने एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। बैंक मुझे 50 लाख मेरा है, 1.5 करोड़ रुपया बैंक मुझे दे देता है। उस पे बैंक कहता है जी जिस इन्वेस्टर के पैसे, क्योंकि बैंक के अपने पैसे तो होते नहीं है, बैंक के पास तो पैसे होते हैं इन्वेस्टर्स के, तो बैंक कहता है जी कि मेरे पास इन्वेस्टर के पैसे हैं, मैं आपको दे देता हूं, आप इन्वेस्टर को इतने % दे दीजिएगा और उसके बाद मैं 2 करोड़ रुपया लेके बिजनेस सेटअप करता हूं, उसमें मैं गरीबों को अगर रोजगार देता हूं, वही गरीब अगर मैं बिजनेस सेटअप नहीं करता हूं और मैं उस 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी लेके, कोई घर लेके रेंट पे चढ़ा देता हूं, उस पर मुझे हर माह रेंट आता है, फिक्स रेंट, तो आपकी नजर में वो रेंट वाली वैल्यू सूद नहीं है। और ये अगर मैं बिजनेस सेटअप करता हूं और बिजनेस सेटअप करने के बाद मैं लोगों को रोजगार देता हूं, उनके घर के सिलसिले चलते हैं, ये सारा कुछ अगर मैं करता हूं, तो क्या ये सूद के जुमरे में आता है या नहीं है? ये मेरी एक अपनी अप्रोच है। इस हवाले से यूं समझ ले कि ये एक फूड फॉर थॉट मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप खुद इस हवाले से सोचें कि ये सारे फिनोमेना, ये सारा वक्त चेंज हो गया है। इसमें आज मैं दोबारा यही कहूंगा, अगर आज भी अगर कोई बंदा किसी को बैंक की बजाय खुद किसी के पास पैसा है, उसका बहन भाई अपने यार दोस्त से वो कर्ज लेता है और वो कर्ज हंसना देने की बजाय उससे वो बाकायदा मुनाफे की लालच करके उसको इंटरेस्ट देता है, तो ये गलत बात है। तो ये इस हवाले से मेरी अप्रोच थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आपने खुद इसमें नतीजा लेना है। देखिए, मैं अल्लाह के हवाले से मैं अपनी जिम्मेदारी तो ले सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों की नहीं ले सकता। अगर आपने इस हवाले से कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो अच्छी तरह सोच विचार करके किसी अच्छी मुफ्ती, अच्छे पढ़े लिखे आलिम से मशवरा करके तो फिर आप फाइनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।